हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जी एस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर डिस्प्यूट। विभिन्न राज्यों के मध्य नदी जो गुजरती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, इस प्रकार की नदियाँ जो दक्षिण भारत की हैं वो उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा विवादित है। कारण एक तो यह भी है कि उत्तर भारत की नदियाँ बारहमासी हैं, तो जल का जो संचयन होता है वो प्रत्येक राज्य से सही से अच्छी प्रवाह से और ड्रेनेज सिस्टम से गुजरता है, तो इतने विवादास्पद मुद्दे नहीं होते। किंतु दक्षिण भारत में क्या है कि नदियाँ जो पठारी क्रम से निकलती हैं और वे उनके अंदर जल संचयन क्षमता कम होती है, तो जलों का जो अपना जो यूज़ होता है, जल पहले की देखिए राज्य के विषय का भी है जल इशू। तो ये मूल कारण होता है कि जिस राज्य विशेष से जल निकलता है, सॉरी नदियाँ निकलती हैं, तो वहाँ पर वे राज्य मांग करते हैं कि हमें ज़्यादा जल मिलना चाहिए। दूसरे राज्य में प्रवाहित होते जाती है जब वे, तो वे मांग करते हैं कि हमें इतना प्रतिशत मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड टॉपिक है। इसमें वर्तमान में संशोधन भी किया गया है इस अधिनियम में। इसको पढ़ लेते हैं। ये न केवल प्री से बल्कि मेंस के टॉपिक से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लोकसभा में राज्य अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम संशोधन 2019 पारित हो गया। इस विधेयक के द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 को इस ध्येय से संशोधित किया जा रहा है, जो कि ये अभी नीचे हम लोग को बताएंगे इसमें कमियां क्या है। राज्यों के बीच नदी जल को लेकर होने वाले विवादों से संबंधित मुकदमों को एक रूपता बनाया जाए और विषय में उपलब्ध वर्तमान संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ किया जाए। इसमें चेंजेस जो हुए हैं वो देखते हैं क्या क्या हुए हैं। ठीक है। विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है। विधेयक के अनुसार केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद को प्रेम पूर्वक निष्पादित करने के लिए एक विवाद समाधान समिति बनाएगी, जिसको डीआरसी शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन कमेटी, डीआरसी का गठन करेगी। केंद्र सरकार को एक वर्ष के अंदर, देखो अब ये यहाँ पे एक है कि एक वर्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करेगी। ये अवधि 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। ये टाइपिस्ट एरर है, बधाई, बढ़ाई जा सकती है। केंद्र सरकार डीआरसी के लिए संगत क्षेत्रों में सदस्यों का चुनाव करेगी। सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है। विधेयक में एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद पंचायत के गठन का प्रस्ताव है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। ठीक है। जो उन जल विवादों का निर्णय सुनाएगा जिनका समाधान डीआरसी से नहीं हो सका है। ठीक है। जिनका समाधान डीआरसी से नहीं हो सका उनका मुकदमा ट्रिब्यूनल में लड़ा जाएगा। जैसा आपका कैट होता है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उस टाइप से यहाँ पे होगा। ठीक है। इस पंचायत में एक से अधिक बेंच हो सकते हैं। वर्तमान में जो पंचायत हैं उन सभी को भंग कर दिया जाएगा। जो अभी तक जारी हैं उन सभी को भंग कर दिया जाएगा और उनके पास जल विवाद से संबंधित जो मामले लंबित हैं उन सभी को नवगठित पंचायत को सौंप दिया जाएगा। इस पंचायत में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य होंगे। ये सदस्य भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से नामित किए जाएंगे। मूल अधिनियम में क्या कमी थी हम देख लेते हैं, जो इससे पहले इसको डिस्प्यूट को करता था, सुलझाता था। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम जो 1956 में नदी जल विवादों में न्याय निर्णय देने के लिए कई नियत सीमा नहीं थी, कोई भी नियत सीमा नहीं थी, प्री डिफाइंड टाइम नहीं था वहाँ पर कि 1 साल, 6 महीने, 10 साल। इसीलिए प्रकार आप देखते हैं दक्षिण भारत के कई सारे मामले, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, इन प्रकार के जो राज्य हैं इनमें जो न्यायालय में मामला बहुत लंबित रहता था और कोई सॉल्यूशन नहीं आता था, समस्याएं और जटिल हो जाती थी, विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी संबंध खराब हो जाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए ये लाया गया है। न्याय निर्णय के लिए एक नियत समय सीमा नहीं होने के कारण पंचायत के द्वारा वादों में निष्पादन गति अत्यंत धीमी रह गई थी। मूल अधिनियम में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। पंचायत में कोई रिक्ति हो जाने के पर काम रुक जाया करता था। मतलब जो ओल्ड इसका एक्ट था 1956 का एक्ट था, उसमें कोई भी टेन्योर डिसाइड नहीं था मेंबर्स का, चेयरमैन का। यदि वे हट जाता था किसी कारणवश या पॉलिटिकल प्रेशर से हट जाता था, तो वहाँ पर किसी का आने का नियत समय कुछ बना नहीं था, कोई ऐसा पैनल नहीं था, बस ढील मिल से चल रहा था वो संगठन के तौर पे एक। ठीक है। मूल अधिनियम में पंचायत द्वारा छापे जाने वाले प्रतिवेदन के लिए भी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 अब से पारित हुआ, अब से प्रभावी नहीं रह गया है, जबकि इसका काम जल संसाधन विकास में अंतर्राज्यीय सुगम बनाना था। ऐसा कुछ भी नहीं किया।
धरातल पर उपलब्ध जल संसाधन जल का नियंत्रण केंद्रीय जल आयोग के पास है, ठीक है, CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन। जबकि भूजल का नियंत्रण भारतीय केंद्रीकृत भूजल बोर्ड CGWB करता है। दोनों निकाय स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और जल प्रबंधन को लेकर राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के लिए कोई सामान्य मंच नहीं है, ठीक है। ऐसा इनका कोई लेन देन नहीं है, दोनों अपने आप इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और अपने हिसाब से काम करती हैं वाटर मैनेजमेंट को लेके। अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, ठीक है। राज्य सूची में जो इसका क्रमांक है 17 पर जल का वर्णन है, अर्थात जल राज्य सूची में आता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। जहाँ जल का तात्पर्य जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर, जल निकासी, बांध, जल भंडारण एवं पन बिजली है। संविधान की केंद्रीय सूची के क्रमांक 56 के अनुसार यह शक्ति दी गई है कि वे लोकहित में संसद द्वारा घोषित सीमा तक अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों का अधिनियम और विकास के लिए कार्य करेगी, ठीक है। केंद्रीय सूची के विषय 56 में दी गई है। और धारा 262 आपका अनुच्छेद होगा, धारा नहीं, 200 अनुच्छेद 262 संविधान की इस धारा के अंतर्गत किसी अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के विषय में विवाद अथवा शिकायत के लिए न्याय निर्णय हेतु संसद कानून बनाकर प्रावधान करेगी, ठीक है। 262 में उल्लेख है। 263 में आपका अंतर्राज्यीय परिषद आ जाती हैं। साथ ही कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती हैं कि ऐसे विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय अथवा कोई अन्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होगा, ठीक है। यानी संसद पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगी, कोई सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस, कोई हाई कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होगी इस क्लॉज से। अंतर्राज्यीय नल जल विवादों के न्याय निर्णय हेतु अकेला और अस्थायी पंचायत स्थापित करने का केंद्र द्वारा दिया गया प्रस्ताव नदी जल विवादों के निपटारों की प्रणाली में एक रूपता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निसंदेह एक बड़ा कदम है, यूनानिमस होंगे, सिंगुलैरिटी रहेगी किसी भी डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन में, परंतु यह कदम काफ़ी नहीं है, इसके समाधान नहीं हो सकता। कारण क्या है कि जैसे विधिगत, प्रशासनिक, संवैधानिक और राजनीतिक सहकारी संवाद के ढांचे को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि विवाद संवाद के माध्यम से सुलझाया जाए। इसमें राजनीतिक अवसरवादिता से बचा जाए। जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, जब वोटिंग का टाइम आता है तो नेता परेता लोग जितने भी होते हैं वो सामूहिक स्तर पर इकट्ठा होकर ये कहते हैं कि हम इस नदी विवाद को सुलझा देंगे, क्योंकि जल कहीं सामान्य जनता से, एक सामाजिक जीवन की गतिविधियों से जुड़ा होता है। तो वे लोक लुभावन में आ जाते हैं लोग बाग कि यदि ये नेता आएगा तो हमारी समस्या को सुलझाएगा। इन सब को दूर करना होगा, तभी इस सब मैटर को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो इन सब इशू का क्या होता है, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन हो जाता है। कोई भी नेता, जगत का व्यक्ति अपना जनादेश अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। सहयोग की भावना से दोनों ही राज्यों, जो विभिन्न दो या दो से अधिक राज्यों को आपस में सशक्त एवं पारदर्शी संस्थापित ढांचा होना आज समय की आवश्यकता है। इसी पे DRC लाया गया है। ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स में एक्ट के तौर पर पूछा जाएगा, पर मेंस के हिसाब से इस टॉपिक में आपका पूरा समस्या समाधान और इसकी संरचना क्या है DRC की, है ना। DRC कैसे काम करता है, कब बना, कौन से एक्ट के तहत इसमें चेंजेस किए गए, ये सब आप अगर लिखते हैं पेपर 2 और 3 में, जो कि डायनेमिक हैं, गतिशील हैं दोनों पेपर्स, वहाँ पे फ़ायदेमंद सौदा साबित होता है। प्रीलिम्स के लिहाज पे इस पर केवल यही पूछेगा क्योंकि इसमें संवैधानिक प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है। संसद कानून बनाती है तो केंद्रीय सूची कहाँ से उठाती है, कौन से क्रमांक से, वैसे ये पूछेगा नहीं, बहुत टिपिकल हो जाएगा, किंतु यही पूछा जाता है। केंद्र सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है, इस प्रकार से, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, चेंजेस हुए हैं और आते रहे हैं, एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं और आएंगे इस टाइप के पेपर में, ठीक है। इस टाइप की जो क्यूरियस वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे कंटेन करूँगा अपनी प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।